बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान। अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दी और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय जेल्ट्रिक्स फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी एंड ट्यूटर मेडिक्स। दे आर सर्विंग दोज स्टूडेंट हु आर सफरिंग इन कोविड-19। थैंक यू वेरी मच फॉर द बोथ स्पॉन्सर। आज का जो शो है दैट इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड ट्यूमर डे, जो कि 8 जून को मनाया जाता है। उसकी कमेमोरेशन में हम आज के डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ट्यूमर के हवाले से जो ब्रेन ट्यूमर होता है लोगों को, उसके लिए आसानी पैदा करें, उसके लिए अवेयरनेस पैदा करें कि ये ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, किन वजूहात की वजह से ये होता है, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, किस तरह इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है और क्या सर्जिकल प्रोसीजर हो सकते हैं इसके। और आज के जो शो को अनफोल्ड करने जा रहे हैं मेरे ऑनरेबल गेस्ट, he is consultant neurosurgeon and specialized in spine. He has earned MBBS and FCPS. He is also working as assistant professor. He has represented Pakistan in USA, Egypt, Dubai as guest speaker on neurosurgery. वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर औरंगजेब को अनफोल्ड विद यासिर खान में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने का। थैंक यू यासिर, आपने मुझे इनवाइट किया इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम आज के टॉपिक के हवाले से बात करें तो डॉक्टर साहब ये ट्यूमर सबसे पहले आसान करें, होता क्या है? देखें, ट्यूमर तो बॉडी में काफ़ी जगह हो सकते हैं, लेकिन जो ब्रेन ट्यूमर है, खुसूसन जो ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन ट्यूमर, वो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो नॉर्मल सेल्स में पैदा होते हैं और एक एबनॉर्मल ग्रोथ बनाते हैं। और नॉर्मल ब्रेन की जो न्यूट्रिशन होती है, जो उसकी ब्लड सप्लाई होती है, वो ले लेके वो अपनी साइज को इंक्रीज करते हैं। तो ये होते हैं ब्रेन ट्यूमर, को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। साहब अगर हम बात करें तो इसकी टाइप्स की, तो कितने टाइप्स के ये हो सकते हैं? यासिर, इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें, ब्रेन ट्यूमर्स जो है वो यूजुअली हम बहुत सारे उसकी क्लासिफिकेशंस होती है, लेकिन हम आमतौर पे दो चीज़ों में उसको डिवाइड करते हैं, बेनाइन या मैलिग्नेंट। बेनाइन हम उसको कहते हैं जो कैंसरस ना हो, जिसका अपना कैप्सूल हो, जो जिसके फैलने का इतना खतरा ना हो कि दिमाग के दूसरे हिस्सों में फैले या जिस्म के दूसरे हिस्सों में वो फैले, तो वो होता है बेनाइन। और दूसरा होता है मैलिग्नेंट, जिसे हम कैंसरस कहते हैं। वो खतरनाक होता है, बड़ी तेजी से उसकी ग्रोथ होती है, विद इन अ मंथ एक जाइंट साइज में वो चेंज हो सकता है, दैट इज मैलिग्नेंट। उसके अलावा हम प्राइमरी और सेकेंडरी में भी उसको कहते हैं। प्राइमरी वही जो ब्रेन के अंदर हो, और सेकेंडरी जो कहीं और से बॉडी के किसी और हिस्से से ब्रेन में आए, मेटास्टेसिस भी उसको कहा जाता है। वेरी राइट। अच्छा तो डॉक्टर इस साहब तरह ये से इसके नॉर्मली, दो टाइप। राइट, डॉक्टर साहब नॉर्मली क्या वजूहात होती है जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर, जो अब तक मुझे समझ आई है या आम ऑडियंस को भी समझ आई होगी, ये कुछ सैप्रोफाइट टाइप की चीज है जो अंदर आपके ग्रो करती रहती है और आपकी सारी ग़िज़ा खाती रहती है, ऐसी? जी हाँ, ब्रेन ट्यूमर जो है, जैसा कि वो एबनॉर्मल सेल्स है, मैंने बताया, और वो नॉर्मल टिश्यू की ग़िज़ा भी लेती है, उनकी ब्लड सप्लाई भी लेती है, और उसी में वो ग्रो करते हैं। अब इसके जो रीजंस हैं, जो कॉजेज हैं, सबसे पहले तो जैसा कि होता है अननोन आइडियोपैथिक, उसको हम कहते हैं कि बिना किसी वजह के होना, मेजोरिटी में तो ये है। उसके अलावा जो है रीजन इसके हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की वजह से फैमिली दर फैमिली चलता है कैंसर। किसी किस्म के जैसे होते हैं कैंसर, वो फैमिली टू फैमिली चलते हैं, न्यूरोफाइब्रोमा टाइप। उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी, जो जिनको रेडिएशन लगती है या रेडिएशन के जो करीब होते हैं, उनमें ज्यादातर ये पाया जाता है। इसके अलावा केमिकल्स, जो आजकल हमारी वेजिटेबल्स वगैरह में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा यूज हो गए हैं। केमिकल्स का यूज बहुत होता है, प्रिजर्वेटिव्स में बहुत ज्यादा यूज होता है केमिकल्स का। तो ये हो गए। और उसके अलावा ट्रॉमा, कुछ ऐसे ट्यूमर्स भी होते हैं जो दिमाग में चोट लगने की वजह से 5-6 साल के बाद खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आम वजूहत, जो कॉजेज रीजंस हैं या रिस्क फैक्टर्स होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स के। वेरी राइट डॉक्टर साहब, आप तो वैसे एक दफ़ा आपने डरा दिया है, क्योंकि कल हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया तो उसमें जो एक्सपर्ट थे वो ये बात कर रहे थे कि हम अनहाइजीनिक फूड की तरफ जा रहे हैं और जो पोल्यूटेड हमारा पानी है जो फसलों को लग रहा है, तो इट मीन्स कि वो हमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर रहा है।
जी हाँ यासिर, अगर हम आज से कोई 30-40 साल पहले देखें तो ब्रेन क्या बॉडी के किसी भी हिस्से में कैंसर बहुत कम होते थे, कैंसर वार्ड अच्छा। भी इतने नहीं होते थे। लेकिन अगर आप आज की दुनिया, आज के वर्ल्ड में देखें तो कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। ब्रेन का हो, बॉडी के किसी और पार्ट का हो, तो उसकी वजह है ये प्रिजर्वेटिव फूड्स जो इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो हमारे फसलों में हमारे केमिकल्स लगाए जाते हैं, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वेजिटेबल्स वहां से आती हैं रॉ मटेरियल में, यहाँ पे हम उनको एक सिंपल तरीके से वॉश करके कुक कर देते हैं। अब हमें नहीं पता कि वहां पे जो उन्होंने वहां मारने के लिए कितना खतरनाक केमिकल उस वेजिटेबल के ऊपर यूज किया हुआ है, क्या किया हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि कैंसर बढ़ रहा है, ना सिर्फ ब्रेन का बल्कि पूरी बॉडी का। इस पे अभी काफी रिसर्च भी चल रही है। वेरी राइट। अच्छा, थोड़ा सा लोगों की मालूमात के लिए अनफोल्ड कीजिए कि आपने प्रिजर्वेटिव की बात की, तो फिर इट मीन्स कि जितनी ये फ्रोजन फूड है, टिन फूड है, या आर्टिफिशियल वे से उसको प्रिजर्व किया जाता है, या आर्टिफिशियल कलर्स इस्तेमाल होते हैं, इट मीन ये सब की सब हज़ार्डस है बॉडी के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हैजर्डियस है बॉडी के लिए और इनसे काफी मसाइल होते हैं। इवन उसमें लिखा भी होता है, अगर वो इंटीग्रेंट्स पढ़े तो काफी उसमें ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक अगर यूज किए जाएं तो उससे हम्म। कैंसर होने का खतरा, या ओह माय अक्सर गॉड। पेशेंट्स में वो ट्रेमर्स वगैरह उनके हाथों में हो जाते हैं, गर्दन में हो जाते हैं। तो हम लोग अब पढ़ते नहीं इंटीग्रेंट्स को, लेकिन उसमें ऐसी चीजें होती हैं जो विथ टाइम अगर कोई लॉन्ग टर्म उनको यूज करे तो उनमें ये इश्यूज बिल्कुल हो सकते हैं। वेरी राइट। असमत इजाज हम पूछना चाह रही हैं कि बच्चों को वो मतलब ये जो आर्टिफिशियल मिल्क दिया जाता है, ड्राई मिल्क दिया जाता है, तो इसका क्या नुकसान है? देखिए, सबसे पहले बेहतरीन चीज तो माँ का दूध ही है बच्चों के लिए। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ सेकंड ऑप्शन दिया जाता है काउ मिल्क। अब यस। उसको कर देते हैं हम ड्राई करके हम जो देते हैं, यूजली ये बाहर की कंपनीज होती हैं। तो एक सर्टेन पीरियड के लिए बच्चों को ये दिया जाता है एज अ न्यूट्रिशन। तो उसमें कोई वो नहीं है, उनका कोई डेटा हमारे पास भी नहीं है। लेकिन वेरी ठीक राइट। है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको दिया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा सर, डॉक्टर साहब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो क्या है ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या सर दो तरीके से हो सकती है। एक तो हम जनरल बात कर लेते हैं, पेशेंट को होगा श्योर। हेडेक। हम्म। हेडेक को आप इतना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंट को सर दर्द होगा। जितनी भी वो मेडिकेशन वगैरह इस्तेमाल करेगा उससे वो कम नहीं होगा, बल्कि वक्त के साथ वो बढ़ेगा या उसी लेवल पे रहेगा। और उसके अलावा जो ब्रेन ट्यूमर का हेडेक होता है वो अर्ली मॉर्निंग बहुत ज्यादा होता है, अर्ली माय गॉड। मॉर्निंग हेडेक रहेगा। इसके अलावा पेशेंट्स को जो है अच्छा, वो ये डॉक्टर साहब ये क्या वॉमिट। जिस ये सर के किसी खास हिस्से में होता है हेडेक, ये जिनको ब्रेन ट्यूमर होता है, या किसी भी जगह नहीं हो नहीं, सकता है? होल ब्रेन को वो इन्वॉल्व करता है। अब देखें, हेडेक वो उस सूरत में करवाता है जब या तो उसकी साइज बहुत बड़ी हो गई हो, या वो राइट। दिमाग का जो पानी है उसके फ्लो को स्टॉप कर रहा है। जब वो ओह माय पानी गॉड। दिमाग में होता है, जिसको हम सीएसएफ कहते हैं, जब भी वो उसके फ्लो को रोकेगा तो हेडेक होगा। अब जब भी हेडेक होगा तो वो जनरलाइज होता है, पूरे ब्रेन को यूजली इन्वॉल्व करता है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे नहीं होता। इसके अलावा जो इसका सेकंड वो है वॉमिटिंग। हेडेक है तो पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग की कंप्लेन होगी। और उसके अलावा फिट्स पड़ते हैं, झटके, दौरे। अब हाँ हाँ। लोग अक्सर ये चीजें छुपाते हैं, डॉक्टर्स को नहीं बताते, जो हमारे एक्सपीरियंस में रहे। जब भी हम मरीजों से बात करते हैं कि भाई इनको कोई दौरा पड़ा था, बेहोशी का झटका हुआ था, तो वो उस चीज को डिनायल फेस में होते हैं, डिनाई करते हैं कि नहीं, ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ, जस्ट टू सेव देयर पेशेंट या एम्बेरसमेंट की वजह से। लेकिन ये बहुत जरूरी होता है जानना। अच्छा, इसमें जो झटके पड़ते हैं वो पार्शियल होते हैं यूजली, और एक होते हैं कंप्लीट। जो पार्शियल होते हैं तो यूजली पार्शियल टाइप फिट्स इसमें पड़ते हैं। ये हो गई जनरल सिम्टम्स। अगर हम राइट। स्पेसिफिकली देखें तो ब्रेन जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है। एक उसका फ्रंटल हिस्सा है, प्राइटल है, टेम्पोरल है और ऑसिपिटल है। अगर मैं मेडिकल टर्म में बात करूं तो जो फ्रंटल रीजन के ट्यूमर्स होंगे उन पेशेंट्स में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी, डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, इमोशनल राइट। बहुत ज्यादा होंगे, हो सकता है उनके यूरिन का कंट्रोल कम हो जाए। ब्राइटल एरिया में जिनको होगा उनकी नमनेस होगी, हाथ पांव की कमजोरी आएगी, सुनपना हाथों में रहेगा। टेम्पोरल की हम बात करें तो उनमें मेमोरी का इशू रहेगा। कभी कभी उस ज्यादा एरिया को इन्वॉल्व करते हैं तो, और डोमिनेंट हेमिस्फीयर में, तो बोलने में उनको प्रॉब्लम होगी, बात समझने में प्रॉब्लम होगी। ऑसिपिटल जो हम पीछे के हिस्से में होता है तो उनकी नजर में कमजोरी आएगी।
और विजन में प्रॉब्लम होगा। इसी तरह ही स्कल बेस के ट्यूमर होते हैं, मतलब दिमाग के जो नीचे हिस्से में, जिसको हम वहाँ पे अक्सर पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं, तो वो भी नजर राइट। को इफेक्ट करते हैं। हाथ पांव की साइज बढ़ जाना, अब इस तरह की जो चीजें मैंने बताई ये होती है स्पेसिफिक, जो हमें ट्यूमर की तरफ ले जाती है कि भाई ये किस राइट। हिस्से का ट्यूमर है। वेरी राइट। अच्छा, अयाज अहमद का सवाल है कि डिप्रेशन की वजह से भी ट्यूमर हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। डिप्रेशन का ट्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं है। यूजली देखिए, इवन सर दर्द जो है वो कॉमन पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से रहता है। अगर मैं इनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, हम्म। हमारे पास काफी फोन कॉल आती है कि भाई मुझे काफी अरसे से सर दर्द है, तो कहीं मुझे ब्रेन हम्म। ट्यूमर तो नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, माइग्रेन हो सकता है, स्ट्रेस फैक्टर यस। हो सकता है, कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, स्लीप डिप्राइव्ड बंदा हो सकता है। तो इस तरह जरूरी नहीं है कि जिसको सर दर्द है वो ब्रेन ट्यूमर ही होगा। इसी तरह डिप्रेशन का ब्रेन ट्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों एक डिफरेंट एंटिटीज है। वेरी राइट, वेरी राइट। इन्हीं का एक सवाल है, क्या डिप्रेशन को किसी फूड के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है? मैं ये न्यूट्रिशन का सवाल है, लेकिन अगर आप इसको आंसर करना चाहो। फूड के थ्रू तो नहीं, मेडिकेशन के थ्रू और काउंसलिंग के थ्रू इसको किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले डिप्रेशन हुआ क्यों है, डिप्रेशन की वेरी वजह राइट। क्या है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखा जाए, रादर देन बैठ के उसको बंदा थोड़ा वो करे, उसके हम्म। सॉल्यूशन सोचे। अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना उसका सेकंड ऑप्शन सोचे। बेहतर देखिए, हमारे यहाँ होता क्या है कि हम किसी एक बात को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। बेहतर से बेहतर सोचें। अगर आपको एक ऑप्शन अवेल नहीं होता तो आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएं, मगर जाएं ब्यूटीफुल। किसी जगह रुके नहीं। जब बंदा रुकेगा तो फिर ये डिप्रेशन की तरफ जाने वाली बातें होंगी। जब पॉजिटिव थॉट होगी तो रास्ते, यकीन करें, कुदरती तौर पे खुद ब खुद खुलते जाते हैं। मैं हर डिप्रेशन ब्यूटीफुल। के मरीज को ये कहता हूं, और वाकईतन ऐसा होता है कि जब आप बिलीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते हैं। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो किस किस तरह से कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है ब्रेन ट्यूमर? यासर, अगर हम ब्रेन ट्यूमर के इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो हमारे पास मोस्ट कॉमन, इजीली अवेलेबल, और वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन ब्रेन इजीली अवेलेबल है, एक तो हम वो करवाते हैं। उसके अलावा हम एमआरआई ब्रेन करवाते हैं, कंट्रास्ट ब्रेन, खासतौर पर ट्यूमर के लिए जब हम सस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, उनके अलावा जो है, ये तो मोस्ट कॉमन है जो हमें वेरी चाहिए राइट। होती है। जब हम एमआरआई करवाते हैं तो हमें उसकी साइट, साइज, लोकेशन, कौन सी वेसल्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया है, उसका काफी हद तक अंदाजा हो जाता है और हमें ऑपरेशन में मदद मिलती है। इसके अलावा और भी एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम करवाते हैं, पेट स्कैन होते हैं आजकल जो लेटेस्ट है, कि अगर हम सस्पेक्ट करें कि ये मेड्स है कहीं और से आया है, तो हम पेट स्कैन की तरफ जाते हैं। वो हमें बॉडी के दूसरे अगर रीजन में कोई ट्यूमर है तो उसकी उसको भी इंफॉर्मेशन देता आइडेंटिफाई है। हाँ, और उससे पेशेंट की ट्रीटमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। अब आप जब, अच्छा, इसमें एक और बात भी मैं ऐड करूं, जब हम इस तरह की सस्पेक्ट करते हैं कि भाई इसमें ये ट्यूमर कहीं और से आया है और वी शुड गो फॉर पेट स्कैन, तो लोग समझते हैं कि भाई डॉक्टर शायद हमारा खर्चा करवा रहे। नहीं, पूरी ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करती है। हमारा जो ट्रीट करने का अंदाज है, जो हमारा गाइडलाइंस है, वही चेंज हो जाती है। कि अगर कहीं और भी मौजूद है, कितने हिस्सों में मौजूद है, और पेशेंट के सर्वाइवल पे भी उसका काफी फर्क पड़ता है। तो ऐसी काफी मॉडलिटीज डिफरेंट हैं जो की जाती है, लेकिन सीटी स्कैन और एमआरआई मोस्ट कॉमन हम करवाते हैं। वेरी वेरी राइट, वेरी राइट। इजाज इब्राहिम पूछ रहे हैं कि क्या सर्जरी मस्ट है ट्यूमर, हर ट्यूमर की? नहीं, सर्जरी मस्ट नहीं है, हर ट्यूमर की सर्जरी नहीं होती। इसमें दो तीन बातें मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले तो श्योर। कभी कभी इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि हमने ब्रेन का सीटी किसी और वजह से करवाया था, या किसी और ऑर्गन या ब्रेन को किसी और हिस्से के लिए देखने के लिए, और हमें ट्यूमर वहां मिल गया। तो लेकिन वो पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं दे रहा, पेशेंट को कोई इश्यू नहीं है, वो बेनाइन ट्यूमर है, तो फिर हम उसको नहीं छेड़ते, लेट इट बी लाइक दैट। क्योंकि हम जब भी उसको छेड़ेंगे हम खुद जाके उसको, पेशेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। इंसिडेंटल फाइंडिंग है, जब तक पेशेंट उसके साथ रह सकता है रहे। जब वो कोई राइट। सिम्टम करे, कोई हाथ पांव की कमजोरी कर रहा है, बहुत ज्यादा नजर पे इफेक्ट पड़ रहा है, कोई बोलने में मसला हो रहा है, देन वी विल ऑपरेट फर्स्ट। सेकंड थिंग ये है कि कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो बहुत डीप होते हैं, जैसे कैवर्नस के पास हो गए, बेजल गेंगलिया, तो उनका ट्रीटमेंट मोड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो उसमें हमेशा सर्जरी नहीं होती। वेरी राइट, वेरी। जी, अच्छा, अगर सर्जरी के एडवांसमेंट्स की बात की जाए तो क्या क्या एडवांसमेंट हो चुकी हैं सर्जरी में?
एडवांसमेंट अगर यासर हम देखें तो सबसे पहले तो मैंने आपको इमेजिंग बताई। हमारे पास अभी इमेजिंग आ गई है, हम उसमें वेसल्स का अंदाजा कर सकते हैं। पिट्यूटरी वगैरह है तो हम MRA MRV आती है वेसल्स को देखने के लिए कि उनका क्या है। उसके अलावा पर ऑपरेटिव जो इन्वेस्टिगेशंस होती है वो बहुत हमारे पास पाकिस्तान में ज़बरदस्त आ गई हैं, जिसमें हम कूजा आ गया है। उसमें हम सिर्फ ट्यूमर को पर्टिकुलरली जो ट्यूमर का एरिया है उसको सक किया जाता है, जो भी वेसल्स नर्व्स उनको सेव किया जाता है। माइक्रोस्कोप के साथ अब सर्जरी की जाती है, तो उससे होता यह है कि मिनिमम डैमेज टू द एडजेसेंट टिश्यू, जो नॉर्मल टिश्यू है, जो नॉर्मल ब्रेन है, उसको कम राइट से राइट। कम नुकसान दिया जाता है। इसी तरह ही एंडोस्कोप है, और एंडोस्कोप भी यही काम करता है कि आसपास के ब्रेन को बहुत कम नुकसान दिया जाता है, नॉर्मल ब्रेन को, और एग्जैक्ट ट्यूमर पे ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा न्यूरो नेविगेशन भी हमारे पास है, और न्यूरो नेविगेशन भी हमें ना सिर्फ ट्यूमर पर ऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान लोकेट करने में मदद करती है, बल्कि जितना ट्यूमर निकलता है और अब कितना ट्यूमर रहता है उसमें हेल्प आउट करता है। फ्लोरोस्कोपी, इस तरह से काफी एडवांसमेंट अभी हमारे पास पाकिस्तान में है। वेरी गुड वेरी गुड। माजिद खान है, वो पूछना ये चाह रहे हैं कि ये जितने भी ट्रीटमेंट्स आप बता रहे हैं कि या कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, किन किन प्रोविंसेस में? देखें, ये तो डेफिनेटली सिंध और पंजाब में तो है ही, राइट और राइट। हेल्थ केयर सिस्टम पंजाब का भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे अवेलेबल है। फिर कराची में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ये अवेलेबल है। गवर्नमेंट में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं, तो वो सर्च करेंगे तो उनको बिल्कुल मिल जाएंगी। गॉट इट गॉट इट। अच्छा सर, ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी क्या होती है, थोड़ा सा लोगों के लिए आसान कीजिए। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, बिल्कुल यासिर, जिस तरह से मैंने बताया कि दिमाग को कम से कम नुकसान, अच्छा पहले होती छेड़ा थी जाए। बड़ी बड़ी सर्जरी की जाती थी, हम्म। दिमाग के बोन बहुत बड़ा निकाल, हड्डी ने बड़ी निकाली जाती थी, दिमाग के जो नॉर्मल टिश्यू है उसको नुकसान या किसी वेसल को नुकसान पहुंचा के अंदर पहुंचा जाता था। लेकिन अब जिस तरह से मैंने कहा कि एंडोस्कोप आम यूज हो गया है उसका, माइक्रोस्कोप का यूज होता है, न्यूरो नेविगेशन बड़े अच्छे तरीके से यूज होती है, पूजा एक जबरदस्त चीज है। ये सारी चीजें जो है दे कम अंडर मिनिमल इन्वेसिव, और ये दिमाग को नुकसान पहुंचाए बिना पर्टिकुलर ट्यूमर पे अटैक करके, और पेशेंट को जो डेफिसिट या नुकसान होता है नॉर्मल टिश्यू को, वो मिनिमाइज करके कम से कम कर दिया जाता है, कम जबरदस्त। से अच्छा, कम। सर्जरी के बाद कौन कौन सी थेरेपी है, लोगों लोगों की सजेशन आ रही है, वो पूछना चाह रहा हूँ। सर्जरी के बाद जो है, अब डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस किस्म का है। सबसे पहले तो अगर बेनाइन ट्यूमर है तो पेशेंट को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बेनाइन ट्यूमर निकाल दिया जाता है, और पेशेंट को ना किसी रेडिएशन की जरूरत होती है, ना किसी थेरेपी की जरूरत होती है, इज टोटली फाइन। इसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट खुद कितना लेट आया है, कोई वीकनेस के साथ आया है तो वो वीकनेस रहती है, लेकिन किसी उसकी जरूरत नहीं है। जिन पेशेंट को मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, कैंसरस होता है, या मेटास्टेसिस है, उनमें फिर बाद में रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, या ऐसे ट्यूमर्स जो ब्रेन के डीप हिस्से में है, जो इतने अंदर है कि हम जाते जाते वहां तक इतना नुकसान दे देंगे जितना ट्यूमर खुद नहीं दे रहा, तो उन ट्यूमर्स में जो है वो हम गामा नाइफ करवाते हैं, साइबर नाइफ होती है, रेडियोथेरेपी होती है, स्टीरियोटैक्टिक सिनर्जी दी जाती है। इस तरह से काफी राइट। ऑप्शंस हैं आजकल, वो भी अवेलेबल है हमारे पास, तो उनसे उनको ट्रीट किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर ट्यूमर की सर्जरी हो। और दूसरी बात यह है कि अगर सर्जरी के बाद थोड़ा बहुत ट्यूमर रह जाता है, रहने की वजह ये होती है कि आज सामने कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ गया है इंपॉर्टेंट, जिसको हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, पेशेंट की जान को खतरा है या उसकी बोलने की एबिलिटी को खतरा है, तो फिर उस हिस्से को थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाता है रेडिएशन के लिए। और राइट। दूसरा मैं बताता चलूं कि जिन रेडिएशंस का मैंने नाम लिया, ये जी जी। बहुत एडवांस रेडिएशंस है कंपेयर टू कन्वेंशनल। कन्वेंशनल ऑलराइट। रेडिएशंस जो आती हैं वो ना सिर्फ स्किन को जलाती हैं, बाल भी गिर जाते हैं, स्किन भी ओह खराब हो माय जाती गॉड। है, जो जिस ऑर्गन से गुजरती है उन सबको डैमेज देती है। लेकिन आजकल ऐसी थेरेपीज आ गई हैं ब्यूटीफुल। जो सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर पे जाके उसी पे ही हाई डोज फोकस्ड। पे अटैक करती फोकस्ड। ब्यूटीफुल। है। फोकस्ड, ब्यूटीफुल, ये तो एग्जैक्टली इसे फोकस्ड। ब्लेसिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, अदरवाइज तो मैं कहता लोग हूँ कि अपना ये बहुत ट्यूमर ठीक बहुत कराने बड़ी जाते हैं और बहुत बाकी बाकी चीजों को डैमेज बहुत कर बड़ी रहा तरक्की है पाकिस्तान के लिए कि इस तरह की थेरेपीज, गामा नाइफ और इस तरह की मौजूद है पाकिस्तान में, कि पेशेंट अवेल करते हैं, वरना इन चीजों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था और है। अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ जाता और था। सब लोग डॉक्टर साहब अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना, सब अफोर्ड लोग भी नहीं बाहर कर भी नहीं सकते, जाते। अफोर्ड भी नहीं कर सकते।
बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हबीब लगारी साहब है पूछना चाह रहे हैं, सर्जरी के बाद लाइक कितने चांसेस होते हैं सर्वाइवल के? ये बिल्कुल फोकस क्वेश्चन आने शुरू हो गए। अच्छा, देखिए, दिस डिपेंड्स अपॉन ट्यूमर, कि ट्यूमर किस किस्म का है अगेन। और उसमें दो चीजें होती हैं, स्टेजिंग और ग्रेडिंग। स्टेज तो हम तब करते हैं जब ट्यूमर बॉडी के किसी हिस्से में है और कहीं और चला गया, तो फिर हम उसको स्टेजिंग करते हैं। ग्रेडिंग हम तब करते हैं जब एक 1 2 3 4 ग्रेड में हो, मतलब बेनाइन है, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं देता, ट्यूमर निकाल के जरूरत नहीं है। और दूसरा होता है आगे चलते ग्रेड 4, जो मैलिग्नेंट होता है। तो इन पे मुख्तलिफ किस्म का सर्वाइवल है। ग्रेड 1 जिसको है, उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा है, 10 20 ईयर्स तक है। इस तरह ही अगर ग्रेड 2 में आते हैं तो तकरीबन तकरीबन 5 ईयर्स का है। ग्रेड 3 क्योंकि मैलिग्नेंट में आ जाता है, तो फिर उनका 2 साल, और ग्रेड 4 का उससे भी कम। और फिर ये सारी जो मॉडलिटीज जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनके बाद थोड़ा सर्वाइवल बढ़ जाता है। लेकिन सर्वाइवल जो है वो ट्यूमर के टाइप पे डिपेंड करता है यस। कि वो कितना कैंसरस है। और सेकंड चीज, पेशेंट ने कब प्रेजेंट किया है, पेशेंट ने वेल, कितना लेट प्रेजेंट किया वेरी राइट, उसकी डायग्नोसिस अर्ली हुई है या लेट हुई है, इट डिपेंड्स ऑन। है। बिल्कुल। ब्यूटीफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, फॉलो अप जब सर्जरी भी हो गई है, थेरेपीज हो गई, तो फॉलो अप्स का क्या रेशो होना चाहिए? कितने टाइम के ये बाद होना यासर चाहिए? आपने बहुत ही अच्छी बात की, फॉलो अप। इसमें मैं दो चीजें बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा। फॉलो अप ऐसा होता है कि जब पेशेंट ठीक हो जाते हैं या उनका जब इलाज हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि फॉलो अप छोड़ देते हैं। यस। तो इसमें ये है कि फॉलो अप रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। पहला फॉलो अप यूजली हम 6 मंथ्स 3 मंथ्स में करवाते हैं। उसके बाद एक दो फॉलो अप जो है पेशेंट के 6 मंथ में होते हैं, और उसके बाद साल साल पे होता है। अच्छा, जब इनिशियल ऑलराइट। फॉलो अप किए जाते हैं, तो उसमें हम सीटी स्कैन भी करवाते हैं। तो पेशेंट अक्सर ये सोचते हैं कि भाई इसकी क्या जरूरत है, मैं तो ठीक हूँ। अभी दोबारा। बाजाहिर तो पेशेंट ठीक है, लेकिन हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए उसका एक एमआरआई मस्ट होता है, देखना कि भाई अंदर कोई चीज है तो नहीं, कहीं दोबारा कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हो रहा। रीग्रो तो नहीं हो गया? दैट इज यस। मस्ट। और वो हमारी गाइडलाइंस हैं, वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल फॉर दैट। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, रिहैब के बारे में बताएं, क्योंकि लोग नॉर्मली उसको फोकस नहीं कर रहे होते, ट्रीटमेंट के बाद रिहैब का जो प्रोसीजर होता है। जी जी यासर, इसमें ये बड़ी अच्छी आपने बात की। रिहेबिलिटेशन में ये होता है कि अब ये समझें कि एक पेशेंट जिसके ब्रेन में कोई लेफ्ट साइड पे पैराइटल एरिया में कहीं कॉर्टिकल एरिया में ट्यूमर हुआ, और उसका खुदा ना खास्ता हाथ काम नहीं कर रहा। अब राइट, डेफिनेटली उसको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज करनी पड़ेगी। अगर वो पहले मजदूरी करता था या कोई हैवी काम करता था, अब वो नहीं कर सकता। अब वेरी उसको राइट, करनी पड़ेगी, कोई दुकान खोलना होगा, कोई और जॉब करनी होगी जिसमें वो बैठ के काम करे। वेरी तो इस राइट। तरह से हम उसको रिहेबिलिटेशन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ट्यूमर की वजह से बोलने की एबिलिटी कम हो जाती है, फिर उनकी फिजियोथेरेपी की जाती है, उनको बोलने की स्पीच थेरेपीज दी जाती हैं बाया फिजियोथेरेपिस्ट। इवन जिनकी हाथ में वीकनेस आ जाती है, उनकी भी फिजियोथेरेपी होती है, हाँ और हाँ। होपफुली वो काफी हद तक इम्प्रूव कर जाते हैं। तो उनमें हम रिहैब ना सिर्फ उनकी बॉडी की करते हैं, बल्कि उनके माइंड की भी रिहेबिलिटेशन होती है, टू चेंज देयर प्रोफेशन और टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, इरफानुल्लाह हमारे साथ है, वो पूछना चाह रहे हैं कि ये जो लड़का या लड़की के ब्रेन की डेवलपमेंट डिफरेंट होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोच पे फर्क होता है। ब्रेन सबका एक जैसा होता है, अल्लाह ने सबको एक जैसा ही ब्रेन दिया है, कोई उसमें फर्क नहीं होता। हाँ, ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, यस। उसमें जो चेंजेस आती हैं वो खवातीन की डिफरेंट होती हैं। मेल्स की हार्मोनल चेंजेस जो ब्रेन की तरफ से आती हैं वो डिफरेंट होती ब्यूटीफुल। होप सो कि इरफानुल्लाह का जो क्वेश्चन है वो आंसर हो गया होगा। केपीके से हैं, ये चुटकुला इन्होंने छोड़ा है। अच्छा, काशिफ मिर्जा हमारे साथ है, वो पूछना चाह रहे हैं कि उनका स्ट्रेस वर्क बहुत ज्यादा है, लाइक लिखने का काम, और जैसे प्रेशर वर्क होता है, असाइनमेंट्स चीजें, है। जी जी। तो क्या ये चीजें इम्पेक्ट करती हैं? बहुत ज्यादा हेडेक भी उनको रहता है। यासिर, इस बारे में मैं थोड़ा हटके बात करूंगा। इसका ब्रेन राइट। ट्यूमर से तो खैर कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस हम्म। बहुत ज्यादा इधर किसी भी एज में लेना, यंग एज हो या ओल्ड एज हो, वो बंदे के ब्रेन हेल्थ के लिए सही नहीं है और कार्डियक हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसमें मेरी टॉक भी थी, और कभी यस। आपसे उस पर भी हम फोरम पे करेंगे। होता क्या इंशाल्लाह। है कि जब भी इस तरह का इवेंट होता है कि पेशेंट अपने शेड्यूल से ज्यादा काम करता है, अपनी हम्म। रूटीन से ज्यादा, और रेस्ट नहीं देता, तो उसमें ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज के चांस बढ़ जाते हैं।
और आजकल की स्टडीज ऐसी है कि जैसे ब्लड प्रेशर को कहा जाता है साइलेंट किलर, लोगों को पता भी नहीं चलता उनको ब्लड प्रेशर है एग्जैक्टली। या वो स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं, और उनको सडन इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो जब हम यंग लोगों से इंटरव्यूज करते हैं तो वो वर्कोलिक होते हैं, अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं या बहुत आर्ट्स ऑफ वर्क करते हैं। तो ये रीजन उनके मेनली देखा जाता है कि उनके इस स्ट्रोक का होता है। तो इसका ब्रेन ट्यूमर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपकी ब्रेन और कार्डियक हेल्थ के साथ काफी ताल्लुक है। ब्यूटीफुल। लास्ट सवाल, ये मेरा अपना सवाल है। हमारे उस्ताद कहते हैं कि कंफर्ट जोन से निकल कर काम करना चाहिए, आप अपनी स्ट्रेच को चेक करना चाहिए और कैपेसिटी चेक करनी चाहिए। तो इसके बारे में बीइंग अ न्यूरो स्पेशलिस्ट आप क्या कहते हैं? बिल्कुल यासर, काम करना चाहिए, काम बिल्कुल अपनी फुल स्ट्रेंथ और एबिलिटी के साथ देना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो बॉडी हेल्थ है उसका यस। ख्याल करना चाहिए। अगर जो भी बंदे की कैपेसिटी है वो ट्राई करे कि वो 8 to 9 आवर्स जो उसके पोटेंशियल आवर्स हैं उसमें उसका फुल ब्रेन काम कर रहा होता है, उसमें वो करे। लेकिन इससे ज्यादा करेगा या करता है तो इवेंचुअली वो अपनी हेल्थ को, जो उसको दूसरी चीजें कंप्रोमाइज कर चाहिए, रहे जो हो। रिलैक्सेशन चाहिए, आइदर वो कोई मूवी देख रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई फैमिली के साथ, जब वो कंप्रोमाइज होगा और एक, देखिए, 1-2 बार से कुछ नहीं होता। एक जो कॉन्टिन्यूअस पेशेंट अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना देते हैं तो वो डेफिनेटली अपनी हेल्थ को डिटोरिएट करेंगे। तो वेरी ये है नाइस। कि बिल्कुल कंफर्ट जोन से आप बाहर जाएं, लेकिन हेल्थ जोन से बाहर ना जाएं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर औरंगजेब। आज के टॉपिक को, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे को आज हमने कमेमोरेट किया, आज हमने उसके अवेयरनेस की बात की और आज बहुत सारे जो उसके टॉपिक्स थे उसको टच किया कि क्या क्या किस किस तरह ये ट्यूमर हो सकता है। आज हमने कोशिश की कि उस हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी जाए, जिन लोगों ने प्रोग्राम को एक देखा या बाद में। जी जी, बात कीजिए प्लीज। यासर, एक बात मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से करना चाहूंगा, श्योर। एक मैसेज देना चाहूंगा। एक हमारी सोसाइटी में टैबू होता है, एक अवेयरनेस के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि जिनको ब्रेन ट्यूमर होता है उनको लोग अक्सर क्या करते हैं, दरगाहों में ले जाते हैं, यस। झटके पड़ रहे हैं, उनको किसी दरगाह में ले गए, कोई तावीज करवा दिया, कोई ये। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, इनसे कुछ नहीं होगा। आपने बहुत खूबसूरत सबसे बात पहले की। तो, अच्छा, उनको उनको ये होता है कि भाई इसको जिन चढ़ गया है, ठीक है, ऐसे इनको ही है। जिन चढ़ गया है। और ये मुझे नहीं पता कि हमारे गांव या यहाँ क्यों होता है, शहरों में क्यों नहीं जिन चढ़ते। तो और पढ़े प्लीज, लिखों को ज्यादा चढ़ रहे हैं बड़े, आजकल। हाँ, बहुत ये इश्यूज हमारे पास हो गए हैं। तो जब अगर कोई डॉक्टर आपको कोई बताता है कि भाई इसको झटके पड़ने हैं, इसका एमआरआई होना चाहिए, तो अक्सर हम जब भी गवर्नमेंट में या कहीं क्लिनिक के लोग क्या करते हैं, उनको सबसे पहले ले जाएंगे किसी पीर के पास, और वो उनको कहेगा बस इसका 2 महीने में इलाज हो जाएगा या वॉट एवर। अब वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वो अपना इन्वेस्टिगेशन का और पेशेंट का जो कीमती वक्त है उसको जाया कर रहे होते हैं। बाद में किसी कमजोरी के साथ, किसी डेफिसिट के साथ हमारे पास पेशेंट को लाते हैं, फिर हमारे लिए भी ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, और इन द एंड वो डॉक्टर पे ब्लेम लगाते हैं कि भाई वो सही इलाज नहीं कर सके, और जो उन्होंने जो हमारे टैबूज हैं उनमें टाइम वेस्ट किया उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो बहुत मेरा ख्याल है खूबसूरत। ऐसा वो ना करें। बहुत खूबसूरत। और एक एग्जांपल लोगों के लिए मैं सामने रखूंगा, अगर आपका मोबाइल खराब होगा तो इसको आप डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएंगे, इसको आप मोबाइल टेक्नीशियन के पास लेके जाएंगे। और अगर बिल्कुल। आपका पर्सन खराब होगा, आप खुद, आपकी हेल्थ डैमेज होगी, तो आप मोबाइल रिपेयरर के पास नहीं जाएंगे। तो इस चीज को समझे, सादा सी एग्जाम्पल से। बहुत शुक्रिया सर आपका। और नाजरीन थैंक जिन्होंने प्रोग्राम को देखा या बाद में देख लेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा शो कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डॉक्टर साहब उसको आंसर करेंगे। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जैम जो सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं उनको आपके साथ शेयर करके सोसाइटी के वो इशूज जिनके ऊपर बात नहीं होती बात की जाए, बिकॉज बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह रात 8 बजे। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।